Hello everyone. In this segment, we will do the next part, that is right to freedom. हमने right to equality कर लिया है. अब आएगा right to freedom, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक. तो सबसे पहले हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे. आर्टिकल 19 6 प्रकार के राइट्स की बात करता है. 6 प्रकार के राइट्स. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to assemble peacefully and without arms, right to form associations or unions or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of territory of India, and right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. ये जो 6 प्रकार के राइट हैं, ये सिर्फ स्टेट एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन है. मतलब आपकी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्टेट नहीं कर सकती, आपकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं है. राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट द आर्म्स स्टेट वायलेट नहीं कर सकती है आपका ये राइट. आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट वायलेट नहीं कर सकती. इन 6 के 6 जो राइट्स हैं वो हमें स्टेट एक्शन के खिलाफ प्रोटेक्शन के तौर पे दिए गए हैं. और ये जो राइट्स हैं 6 के 6 राइट्स वो सिटीजन को दिए गए हैं. एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, बट फॉरेनर्स और लीगल पर्सन जैसे कंपनीज को नहीं दिए गए. तो ये आपको याद रखना है कि ये जो 6 राइट्स हैं, हमने पहले जो राइट्स किए थे वो सिटीजन्स को भी दिए गए थे, लीगल एंटिटीज को भी दिए गए थे, लेकिन ये जो 6 राइट्स हैं वो सिटीजन्स को ही दिए गए हैं और कंपनी के शेयर होल्डर्स को. बट कंपनी एक लीगल एंटिटी एज अ कंपनी और कॉरपोरेशन को नहीं दिए गए, फॉरेनर्स को भी नहीं दिए गए. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आपको याद रखनी है कि स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है इन 6 राइट्स के एक्सरसाइज के लिए. अब वो क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, हम जैसे जैसे ये इंडिविजुअल राइट करेंगे तो हम ये समझेंगे. So the state can impose reasonable restrictions on the enjoyment of these 6 rights only on the grounds mentioned in the Article 19 itself and not on any other grounds. So Article 19 में जो grounds mention होंगे उस basis पे state restrict कर सकती है उन enjoyment of these rights. लेकिन ये बोला जा रहा है कि उन्हीं जो ग्राउंड्स आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है, केवल उन्हीं ग्राउंड्स के बल पे स्टेट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है, कोई और ग्राउंड्स पे नहीं. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन को एक हक है अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव्स को बाहर एक्सप्रेस करना. कैसे? थ्रू माउथ, मुंह के अनुसार, मुंह के द्वारा, थ्रू राइटिंग, लिखने के द्वारा, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर. तो हर किसी सिटीजन को हक है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का, मुख के द्वारा, लिखने के द्वारा, प्रिंटिंग के द्वारा और किसी और भी मैनर के द्वारा. और it implies that every citizen has the right to express his views, opinions, beliefs and convictions freely by word of mouth, writing, printing, picturing or in any other manner. Further, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि क्या क्या इंक्लूड होता है इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, तो ये एक बारी हम करेंगे. राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स. तो अपने व्यूज को प्रोपगेट करना, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना और किसी और के व्यूज को भी एक्सप्रेस करना इसमें आता है. फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को पूरी फ्रीडम है कुछ भी छापने की, बट अभी हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे कि कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को मन में रख के ही ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है. फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, जैसे हम एड्स देते हैं तो एड्स बिजनेस पर्पस के लिए, उसका फ्रीडम भी इंक्लूडेड है.
राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, तो हमारे पास राइट है कि हमारी जो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन है वो कोई टैप ना कर सके। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो गवर्नमेंट अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मोनोपोली नहीं है, कुछ भी टेलीकास्ट हो सकता है टीवी पे, प्राइवेट प्लेयर्स हैं। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने डिक्लेयर किया है ऑल इंडिया बंद, तो आपके पास राइट है उसके खिलाफ कि नहीं, हमको पार्टिसिपेट नहीं करना किसी बंद में जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, तो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की जानकारी लेने का हक, अधिकार। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आपके पास चुप रहने का भी अधिकार एक राइट है आपका। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था कि न्यूज़पेपर को छपने से पहले ही उसकी सेंसरशिप होती थी, तो ये अब इसके खिलाफ आपके पास राइट है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आप मोर्चा लगा सकते हैं, बट स्ट्राइक करने का राइट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो स्ट्राइक करने का राइट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट एक फंडामेंटल राइट है। सो राइट टू प्रोपोगेट one's views as well as views of others, freedom of press, freedom of commercial advertisements, right against tapping of telephonic conversation, right to telecast, that is government has no monopoly on what, on electronic media, right against band called by a political party or organization, right to know about government activities, freedom of silence, right against imposition of pre-censorship of a newspaper, and right to demonstrate or picketing but not right to strike. So these are the provisions which have been declared by the Supreme Court to be included in the freedom of speech and expression. Further, the state can impose reasonable restrictions. तो सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन से ग्राउंड्स पे? सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, तो किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को, इस बेसिस पे सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है आपके, किस पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, जो हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें, ये भी एक ग्राउंड है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, तो वहां पे मोरालिटी के ग्राउंड पे और डिसेंसी के ग्राउंड पे सेंसरशिप लग सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको आप या किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना, कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करना, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया कहा जाता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशरी जब हम पढ़ेंगे तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना याद रखिए कि किसी प्रकार के डिसरिस्पेक्ट एक्सप्रेस की जाए अगर जुडिशरी के खिलाफ, चाहे वो उसके वर्डिक्ट ना मान के या किसी और भी मीन से, तो उसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। डिफेमेशन, किसी की बदनामी, एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, तो किसी को उकसाना कि कोई वो किसी क्राइम को कमिट करे, तो ये सब ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल किया जा सकता है। आगे आता है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली, तो हर किसी सिटीजन को ये हक है कि वो कहीं पे भी असेंबल हो सके पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो इसकी दो कंडीशन है, क्योंकि आर्म्ड रिबेलियन जब आर्म्स के साथ होगा तो वो आर्म्ड रिबेलियन डिक्लेयर करा जा सकता है और एक सिचुएशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो बिना किसी आर्म्स के और पीसफुली, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, तो आप पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन मोर्चा लगा सकते हैं, प्रोसेशंस कर सकते हैं,
तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड है. सो इट इंक्लूड द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड टेक आउट प्रोसेशंस. This freedom can be exercised only on public land and the assembly must be peaceful and armed. तो एक किसी की प्राइवेट लैंड पे आप असेंबल नहीं कर सकते हो पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. आपके पब्लिक जो यानी कि जो एरिया है जो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, किसी ऐसे जगह पे आप असेंबल कर सकते हो. तो ये पब्लिक लैंड की दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड आर्म्ड. ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि असेंबली को पीसफुल एंड विदाउट आर्म होना जरूरी है. इसीलिए ये जो प्रोविजन है वो प्रोटेक्ट नहीं करता अगर असेंबली में दंगा फसाद हो, किसी प्रकार का वायलेंस हो, डिसऑर्डरली हो, या उसमें किसी प्रकार का ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस हो. तो जो पब्लिक शांति को बिगाड़ने वाला कोई मोर्चा हो या जिसमें आर्म्स इंक्लूडेड हो, वायलेंट हो, वायलेंस इन्वॉल्व हो, दंगा हो बहुत ज्यादा, तो ये उसको इंक्लूड, ये उसके फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर नहीं आता. प्लस राइट टू स्ट्राइक भी नहीं आता फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर. तो राइट टू स्ट्राइक ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है और ना ही फ्रीडम ऑफ असेंबली के अंदर आता है. स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ऑन व्हाट ग्राउंड्स. एक तो सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. तो सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है प्रोटेक्ट करना. तो इसीलिए स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है. अगर तो कोई मोर्चा इस सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ है तो स्टेट उसको रोक सकती है. एंड पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक. तो अगर ट्रैफिक भी वहां का डिस्टर्ब हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तब भी वो आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है और तब भी स्टेट ऐसी असेंबली को प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है. फर्दर आ गया हमारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. सब सिटीजन्स को अधिकार है कि वो किसी एसोसिएशन का हिस्सा बन सकें, एसोसिएशन बना सकें, यूनियंस बना सकें या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकें. इसी के अंदर आपका हक अधिकार आता है पॉलिटिकल पार्टीज को भी बनाने का, कंपनीज को बनाने का, पार्टनरशिप फर्म्स को बनाने का, सोसाइटीज को बनाने का, क्लब्स को बनाने का, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस या ऐसी कोई भी और बॉडी को बनाने का जो कोई ऐसे एक कलेक्टिव ग्रुप है. अब इसमें ये भी अधिकार है कि आप उस किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना बनो. ये भी है. इट कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और जॉइन एन एसोसिएशन. तो ये अधिकार नहीं है केवल बनाने का, बट ना बनाने का और ना हिस्सा बनने का भी अधिकार है. तो कोई कंपल्सरीली आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बना सकते. It not only includes the right to start an association but also to continue with the association. तो शुरुआत कर ही नहीं, आपके पास हक है कि वो शुरू कर सको ऐसी कोई एसोसिएशन और उसको आगे कंटिन्यू भी कर सको. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं. कौन से ग्राउंड्स हैं? सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर. हमने देखा कि सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ असेंबली में भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी इंपॉर्टेंट है. तो ये आप याद रखना कि सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं. मोरालिटी, यहाँ पे तीसरा ग्राउंड भी है, मोरालिटी. इन 3 रिस्ट्रिक्शंस को मायने में रख के इसके अलावा सिटीजन के पास पूरा अधिकार है किसी भी प्रकार की एसोसिएशन या यूनियन को शुरू करना या बनाना, लेकिन लॉ के अंतर्गत. इसके अंदर ये भी आपको याद रखना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना आपका अधिकार है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्निशन मिले. रिकॉग्निशन मतलब स्टेट से कुछ लाइसेंस या मिले या स्टेट से किसी प्रकार की रिकॉग्निशन मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, वो अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है. द राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. फिर दूसरा ये याद रखना है
कि जो ट्रेड यूनियंस हैं, आपको ट्रेड यूनियन बनाने का फंडामेंटल राइट है, लेकिन ट्रेड यूनियन के पास बार्गेनिंग करने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, और राइट टू स्ट्राइक करने का या लॉकआउट डिक्लेयर करने का भी राइट नहीं है। और राइट टू स्ट्राइक, इनफैक्ट आपका राइट टू स्ट्राइक कंट्रोल हो सकता है किसी अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ के द्वारा। So the right to obtain recognition of association is not a fundamental right, and the Supreme Court held that the trade unions have no guaranteed. The Supreme Court ने declare किया कि जो trade unions बन तो सकते हैं, लेकिन उनके पास guaranteed right to effective bargaining नहीं है. They have no guaranteed right to effective bargaining or right to strike or the right to declare a lockout. The right to strike can be controlled by an appropriate industrial law. तो वो right to strike आपका कंट्रोल किया जा सकता है, limitations हैं उस पे भी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि हर सिटीजन को ये अधिकार है कि वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्रीली मूव कर सके। So the freedom entitles every citizen to move freely throughout the territory of India. एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक फ्रीली जा सकता है, एक स्टेट के अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक फ्रीली जा सकता है। इसका ये अंडरलाइनिंग आइडिया है कि इंडिया एक वन यूनिट है, एक नेशनल फीलिंग को प्रमोट करने के लिए हिस्सों में बांटा नहीं है, ये इसका अंतर्गत मीनिंग है। So this freedom entitles every citizen to move freely throughout the territory of the nation. He can move freely from one state to another or from one place to another within the state. This right underlines the idea that India is one unit so far as the citizens are concerned. तो एक इंडिया वन यूनिट है जहां तक कि उसके सिटीजन्स का सवाल है। तो इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, दो ग्राउंड्स पे लगा सकती है। एक हो गया इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक के कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, इंटरेस्ट उनके नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, उनके हानि ना पहुंचे, उस हिसाब से आप आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो दूसरे किसके, एक तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में। अगर बाहर वाले ट्राइबल एरियाज में एंट्री करें तो वो हो सकता है दैट ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन। उनका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, कस्टम्स होते हैं, अपने उनके मैनर्स होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनका ट्रेडिशनल वोकेशन उनका है, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो एक्सप्लॉयट ना हो, ना उनकी ट्रेडिशनल वोकेशन एक्सप्लॉयट हो, ना उनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लॉयट हो, ना वो खुद एक्सप्लॉयट हो, इसलिए आउटसाइडर्स की एंट्री को प्रोहिबिट किया गया है ट्राइबल एरियाज में। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया इसके अंदर कि जो मूवमेंट है प्रोस्टिट्यूट्स का वो भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स। तो जिन प्रोस्टिट्यूट्स की भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक मॉरल्स। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फर्दर वैलिडेट किया कि मूवमेंट ऑफ पर्संस अफेक्टेड बाय एड्स उनकी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, क्योंकि वो भी पब्लिक हेल्थ पे अफेक्ट करता है। ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के दो डायमेंशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, एक तो इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल यानी कि इन राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, तो आप कंट्री के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हो। और एक्सटर्नल, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री, तो अपनी कंट्री के बाहर जाना और बाहर से वापस आना कंट्री में, तो ये आपका दूसरा डायमेंशन है एक्सटर्नल। आपको ये याद रखना है कि जो आर्टिकल 19 है
उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट की ही बात हो रही है। और जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें इसके सेकेंड एस्पेक्ट की बात होगी, जो कि एक्सटर्नल मूवमेंट है, कंट्री से बाहर जाना और बाहर से वापस आना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में इंटरनल मूवमेंट इंक्लूडेड है, एक्सटर्नल नहीं। फर्दर, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। तो हर सिटीजन को हक है कहीं पे भी, किसी भी भाग में कंट्री के रहना और सेटल होने का हक है। इसमें दो प्रकार के पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। एक तो राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, विच मीन्स रेजिडेंस जब होता है तो उसमें कहते हैं कि टेम्परेरीली आपका डोमिसाइल जो होता है वो होता है परमानेंट रेजिडेंस। तो so the right has two parts: the right to reside in any part of the country, which means to stay at any place temporarily. तो एक तो रेजिडेंस की बात हो रही है और सेटलमेंट की बात हो रही है कि आप या तो उधर किसी भी भाग में कंट्री के अपना रेजाइड कर सकते हो, और दूसरा भाग है द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, विच मीन्स टू सेट अप अ होम और अ डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली। तो जहां पे भी आपका घर होगा, परमानेंट घर, उसको हम डोमिसाइल बोलते हैं। तो वो भी किसी भी पार्ट ऑफ दी कंट्री में आप कर सकते हैं। ये जो राइट है, इसका इंटेंशन ये है कि ये चाहता है कि जो इंटरनल बैरियर्स हैं विद इन द कंट्री वो ना हो। ये एक नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करने के लिए और नैरो माइंडेडनेस को हटाने के लिए ये राइट को फंडामेंटल राइट बनाया गया है। लेकिन स्टेट इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है दो ग्राउंड्स पे, जैसे इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, फिर पब्लिक का जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को मायने में रखते हुए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये भी जैसे हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देखा कि वो भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, वैसे राइट फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये जो आउटसाइडर्स का राइट है टू रिजाइड एंड सेटल इन ट्राइबल एरियाज, ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस बेसिस पे ताकि जो ट्राइब्स का अपना एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम्स हैं, वो प्रोटेक्ट हो सके, और उनको उनके जो अपने कस्टमरी रूल्स है, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनके लॉज हैं, वो सब अपने उनके प्रोटेक्ट हो सकें और उनको एक्सप्लॉइट ना हो सके, उनके कस्टम्स, उनके जो वोकेशन है, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, सेम जैसे हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में। तो उसी बेसिस पे ही ये फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में भी वही ग्राउंड है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जनरल पब्लिक के हित का देखते हुए ये अधिकार को सीमित किया जाता है। The Supreme Court held that certain areas can be banned for certain kinds of persons like prostitutes and habitual offenders. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी डिक्लेयर किया कि कुछ एरियाज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कि जैसे प्रोस्टिट्यूट्स को या क्रिमिनल्स को जो है उनको आप हर जगह रेजिडेंस करने का हक नहीं दे सकते हो। So from the above, it is clear that the right to residence and the right to movement are overlapping to some extent, और ये दोनों complementary है एक दूसरे को। Right to movement and right to residence. Freedom of profession. तो हर सिटीजन को अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार का प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। इसमें ये राइट बहुत वाइड है, क्योंकि इसमें किसी भी वो सब कुछ इंक्लूडेड है जो कि एक साधन है अपनी आमदनी को अर्न करने के लिए। सो दिस राइट इज वेरी वाइड एज इट कवर्स ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड। यहाँ पे भी स्टेट सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट in the interest of general public.
तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के हित में स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ऑल्सो इसके अलावा स्टेट के पास पावर है कि वो किसी भी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखे। तो कुछ ऑक्यूपेशंस में कि कुछ ऑक्यूपेशन को कुछ ऑक्यूपेशंस को या प्रोफेशंस को प्रैक्टिस करने के लिए वो हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखें। सो द स्टेट इज empowered to prescribe professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade and business. फर्दर स्टेट अपने लिए कोई मोनोपोली रख सकती है, तो ये भी याद रखना है। सो द स्टेट कैन कैरी ऑन, द स्टेट इज empowered to carry on by itself any trade, any business, any industry or service. ये मोनोपोली अपने लिए मोनोपोली रख सकती है स्टेट, या तो कंप्लीटली सिटीजन्स को बार कर सकती है, जैसे न्यूक्लियर रिसर्च में सिर्फ स्टेट की मोनोपोली है, या पार्शियल to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise. Thus, no objection can be made when the state carries on a trade, business, industry, or service, either as a monopoly, complete or partial, as a monopoly, complete or partial, to the exclusion of citizens. द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई, और स्टेट को जरूरी नहीं है कि वो अपनी जस्टिफाई करे मोनोपोली की, क्यों उसने अपना रिजर्व करा है कुछ सेक्टर। वो सरकार के पास अपनी फ्रीडम है, राइट है कि वो कर्टेल कर सके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स पे। फर्दर इस राइट में अधिकार नहीं है कि आप कोई ऐसा प्रोफेशन या बिजनेस प्रैक्टिस करें जो कि इमोरल हो या डेंजरस हो। जो सरकार है वो कंप्लीटली प्रोहिबिट कर सकती है और या फिर उसको रेगुलेट कर सकती है थ्रू लाइसेंसिंग, जैसे हार्मफुल ड्रग्स हो गया, एक्सप्लोजिव्स हो गया। So the right does not include the right to carry on a profession or a business or trade or occupation that is immoral, such as trafficking in women, or dangerous, such as harmful drugs or explosive. The state can absolutely prohibit these or regulate them through लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग के थ्रू रेगुलेट कर सकती है या कंप्लीट बैन हो सकता है ऐसे प्रोफेशंस का जो कि इमोरल है या जो डेंजरस है। अब हमारा आर्टिकल 19 खत्म हुआ। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब हम करेंगे आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन टर्म्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो प्रोटेक्शन जब कन्विक्शन हो, किसी ने कोई ऑफेंस कमिट करा हो, कोई क्राइम कमिट करा हो, तो उस केस में उनको प्रोटेक्शन मिलना ये उससे संबंधित है। आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। तो ये प्रोटेक्शन देता है किसके खिलाफ? आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मतलब जहां पे स्टेट खुद से बहुत पावरफुल हो जाती है, तो बहुत बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड्स पे अगर एक्सेसिव पनिशमेंट हो, तो ये प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, वहां पे एक फंडामेंटल राइट दिया जाता है। और हमने पहले पढ़ा है कि आर्टिकल 20 जो ऐसा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन, तो ये सिटीजन्स को भी दिया गया है, फॉरेनर को भी दिया गया है, लीगल पर्सन को भी दिया गया है। 3 प्रकार के प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं इसमें। सो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी कॉन्विक्टेड of any offense except for violation of a law in force at the time of commission of the act। इसका मतलब ये है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान को पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसके ऐसे कोई चीज के लिए, ऐसे कोई क्राइम के लिए कि जब उसने वो क्राइम कमिट किया था तब वो पनिशमेंट लॉ बाय लॉ थी ही नहीं।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आज से 10 साल पहले कोई क्राइम कमिट किया, तो अब वो क्राइम, उस टाइम पे वो क्राइम को क्राइम माना ही नहीं जाता था, तो इसीलिए आज वो उस क्राइम को क्राइम माना गया है। तो अब अगर आज वो लॉ बना कि आज से डेट से वो एक क्राइम है, तो वो आप किसी को 10 साल पहले जाके उनको पनिशमेंट नहीं कर सकते। An ex post facto law is the one that imposes penalties retrospectively. पीछे जाके आपको पेनल्टी लगाती है, वो होता है एक ex post facto law. दैट इज अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन। तो जो एक्ट्स ऑलरेडी डन है, कर लिए हैं, वो पीछे जाके अगर पनिशमेंट लगाए लागू की जाए तो उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। और विच इंक्रीजेस द पेनल्टी फॉर सच एक्ट्स, या तो वो पीछे जाके पेनल्टी लगाता है, या उस सपोज आज से 10 साल पहले किसी ने क्राइम करा, तो वो उस क्राइम की पनिशमेंट उस टाइम पे 5,000 थी, लेकिन आज की डेट में एक नया लॉ बना और उसने उसी क्राइम की पनिशमेंट लेट्स से 1 लाख कर दी, तो किसी पे वो उस ग्राउंड्स पे 1 लाख बोल पे करने को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो 10 साल पहले क्राइम हुआ था और उस समय में उसकी पनिशमेंट 1 लाख नहीं थी, 5,000 थी। लेकिन ये याद रखनी है बात ये कि ये जो प्रोविजन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे एप्लीकेबल है, सिविल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल टैक्स, कोई सिविल लॉ का मामला हो गया, टैक्स का मामला हो गया, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली किया जा सकता है, क्रिमिनल मैटर में नहीं किया जा सकता। So the enactment of such a law is prohibited by the first provision of Article 20. However, ध्यान से सुनिए, this limitation is imposed only on criminal laws and not on civil or tax laws. In other words, a civil liability or a tax can be imposed retrospectively. तो कोई civil liability या कोई tax retrospectively लगाई जा सकती है। This provision prohibits only conviction and sentence under ex post facto criminal law. तो क्रिमिनल लॉ के सेंटेंस और कॉन्विक्शन, तो सेंटेंस मींस आपको जो पनिशमेंट दी गई, और कॉन्विक्शन मींस जो कि कॉन्विक्ट किया गया, आपको गिल्टी ठहराया गया, प्रूव हो गया है, उसको हम कॉन्विक्ट कहते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब वो प्रूव हो जाए तो देन द पर्सन बिकम्स अ कॉन्विक्ट। लेकिन ट्रायल नहीं, जो अंडर ट्रायल हो उनके केस में नहीं applicable. Finally, the protection under this provision can be not be claimed in case of preventive detention. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में भी तो दो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, किसी को प्रिवेंट करना फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, किसी पे शक हो, किसी टेररिस्ट पे कि ये पर्टिकुलर पर्सन किसी टेरर एक्ट में इन्वॉल्व है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अगर अरेस्ट किया जाए तो भी ये प्रोटेक्शन उसको नहीं दी जाएगी। तो ये इसके कुछ कुछ कंडीशंस हैं कि क्रिमिनल केसेस में ही प्रोटेक्शन दी जाएगी और सिविल और टैक्स के केस में नहीं दी जाएगी, और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर कोई अरेस्ट किया जाए वहां पे भी नहीं की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। So, what does ex post facto means? No person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of the commission of the act, nor he can be subjected to a penalty greater than prescribed by the law in the force at the time of commission of the act. तो जब उसने वो एक्ट किया उस टाइम पे जितनी पेनल्टी थी उससे ज्यादा पेनल्टी पे करने को नहीं फोर्स किया जा सकता। फिर नो डबल जेपडी। नो डबल जेपडी, डबल जेपडी का मतलब कि दो बारी इंसान एक ही ऑफेंस को लेके दो बारी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड नहीं हो सकता, तो दो बारी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन लागू है। वो कंडीशन क्या है कि सिविल द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपडी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल।
मतलब कि सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में, सिर्फ एक कोर्ट में या जुडिशियल ट्राइब्यूनल में दो बारी आप प्रोसिक्यूट नहीं करे जा सकते, दो बारी आप पनिश नहीं किए जा सकते सेम ऑफेंस के लिए। लेकिन ये उन प्रोसीडिंग्स में नहीं अवेलेबल जो कि डिपार्टमेंटल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने दिया हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आपको पनिश कर सकती है। ये प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल इन कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशियल ट्राइब्यूनल में देती है प्रोटेक्शन आपको। सो द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल। इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर। तो जुडिशियल नेचर वाली मतलब जुडिशियल नेचर वाली प्रोसीडिंग्स की मामले में ही आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी दी जाएगी। इस प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस का थर्ड पार्ट भी है, जो कि है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो पहला था नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, दूसरा है नो डबल जेपर्डी, फिर तीसरा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब कि जो इंसान एक्यूज्ड हो कि उसने कुछ कमिट किया है क्राइम, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ एक अपना विटनेस बने। So no self-incrimination means no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. So he cannot be compelled to be a witness against himself. अभी इस वाले पर्टिकुलर प्रोटेक्शन में दोनों अपने खिलाफ ओरल एविडेंस भी और किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन तो किसी प्रकार का ओरल एविडेंस ऐसे बोल के कि हाँ मैंने ही कमिट किया है क्राइम, इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे जो प्रूव करे कि हाँ एज अ विटनेस यही है, तो ये भी एज अ विटनेस कि यही इसी ने खुद ने ही क्राइम किया है, इस बेसिस ये भी इसी बेसिस पे भी फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन यह उस तक एक्सटेंड नहीं करता कुछ प्रोविजंस तक, जैसे आपको अगर देना हो कोई कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल आपको अपनी घड़ी सरेंडर करनी हो या कुछ कपड़े सरेंडर करने हो, तो वो आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस के लिए आपको दिया नहीं, फोर्स नहीं करा जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आप दे सकते हो। फिर आपको दे सकते हो आपके थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, आपके ब्लड स्पेसिमेंस, ये भी आप को दे सकते हो। तो इसके it does not extend to this protection does not extend to compulsion to give thumb impression, specimen signature, blood specimens, etc. and compulsory exhibition of the body। तो चोट अगर सपोज लगे और आपको किसी जो क्राइम सीन पे पर्सन को देखा हो कि उस जो मर्डरर है उसने भी उसको भी चोट लगी है, तो वो चोट दिखाने के लिए आपको फोर्स किया जा सकता है। Further, it extends only to criminal proceedings and not to civil proceedings और proceedings which are not of criminal nature। तो ये सिर्फ एक criminal proceedings के लिए ही अवेलेबल है, civil proceedings के लिए ये सब protection अवेलेबल नहीं है। I hope Article 20 क्लियर है। अगला आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है। तो ये आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, तो किसी से भी छीनी नहीं जाएगी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, तो किसी से भी छीनी नहीं जाएगी उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अभी हम समझेंगे इस फ्रेज का मतलब।
और ये जो राइट है वो दोनों सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो पहले हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ समझेंगे, फिर हम समझेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड ऑफ लॉ में क्या बोला जाता है कि जब तक एक लॉ को बनाने के लिए उसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तब तक लॉ की अनरीजनेबिलिटी, लॉ अनजस्ट है कि जस्ट है, ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ऑन द अदर हैंड, उसमें लॉ की अनजस्टनेस या लॉ जस्ट है या अनजस्ट है, और क्या एक लॉ जो किसी सिटीजन की लाइफ और लिबर्टी छीन रहा है, क्या वो जस्ट है या अनजस्ट है, वो भी देखा जाता है। तो पहले गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 की थी। वो की थी एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। It held that the protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action. तो सिर्फ एक ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो देखता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है, तो क्या एग्जीक्यूटिव ने आर्बिट्रीनेस तो नहीं अंदर अपने लेके आके प्रोसीजर ही नहीं फॉलो किया लॉ बनाने को, तो वो लॉ की जस्टिस नहीं देखता। तो इट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट legislative arbitrariness. This means that the state can deprive the right. तो ये इसका मतलब ये है कि स्टेट छीन सकती है right to life and personal liberty of a person based on a law. तो किसी लॉ के दौरान स्टेट पर्सनल लिबर्टी और लाइफ दोनों डिप्राइव कर सकती है। This is because of the expression procedure established by law in Article 21, which is different from the expression due process of law contained in the American Constitution. तो जो due process of law है वो इसका wider interpretation है, और जो कि American Constitution में जो इसका American Constitution है वो on the basis of due process of law है। Hence, the validity of a law that has prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable. तो इस ground पे वो question नहीं किया जा सकता कि जो law ही है वो unreasonable है, unfair है या unjust है। तो ये procedure established by law की interpretation की थी सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में 1951 में। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्सनल लिबर्टी है it relates to only liberty relating to the person or body of the individual. कहते हैं कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो लिबर्टी किसके रिलेशन में है, पर्सन के रिलेशन में, और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गोपालन केस की जजमेंट को ओवररूल करा और वाइडर इंटरप्रिटेशन दी आर्टिकल 21 को। क्या हुआ उसमें? इट रूल्ड दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इज अनरीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रोसीजर जो है वो लॉ भी रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। So in other words, it has introduced the American expression due process of law. In effect, the protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action. तो अब क्या है कि जो protection against liberty और personal protection of life and personal liberty है वो arbitrariness both executive के खिलाफ और arbitrariness of legislative के खिलाफ, दोनों के खिलाफ protection है। The court held that the right to life as embodied in this is not merely continued to animal existence. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर जैसे आप बस जियो, बट सर्वाइवल। तो कोर्ट ने और भी इसको वाइड कर दिया आर्टिकल 21 को, बोल के कि इसका मतलब है सर्वाइवल या एनिमल एग्जिस्टेंस तक ही नहीं सीमित, इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, तो जीने का अधिकार ह्यूमन डिग्निटी के साथ, एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच गो टू मेक अ मैन्स लाइफ मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। तो बहुत ही वाइड मतलब दे दिया कि इंसान की जो जिंदगी है वो सिर्फ एक सर्वाइवल, एक एनिमल एग्जिस्टेंस के दौरान नहीं होनी चाहिए, बट
एक मीनिंगफुल, कंप्लीट और एक वर्थ लिविंग लाइफ हो, उसकी बात की जा रही है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर रूल किया कि जो एक्सप्रेशन है पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत ही वाइड है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही वाइड कॉनोटेशन दिया। अब वो क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है वो हम करेंगे अगले स्लाइड में। सुप्रीम कोर्ट ने देखो कितनी लंबी लिस्ट दी है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, जो हमने ऑलरेडी करा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्ट राइट टू एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। देन राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट डिसेंट होना चाहिए, जैसे आपके पास पॉल्यूशन फ्री वाटर, पॉल्यूशन फ्री एयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज। देन राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू privacy, right to shelter, right to health, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, अलग से आपको ऐसे रख नहीं सकते हैं बिल्कुल अलग से कैद करके। So right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment, right against delayed execution, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। हमने पहले पढ़ा था कि कैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो इंटरनल मूवमेंट को इसमें सिर्फ इंटरनल मूवमेंट इंक्लूडेड है, लेकिन जो आर्टिकल 21 में राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, एक्सटर्नल मूवमेंट आर्टिकल 21 में आती है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरेसमेंट। फर्दर राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, इमरजेंसी में आपको मेडिकल एड भी मिलनी चाहिए। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आप देखें इन सब पे हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल राइट टू आर्टिकल 21, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आर्टिकल 21 भी एक ऐसा एक्ट है जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं हो सकता। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, right to fair trial, right of prisoners to have necessities of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, तो पब्लिक हैंगिंग भी उसके खिलाफ भी एक राइट दिया गया है। राइट टू रोड इन हिली एरियाज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, right of appeal from judgment of conviction, right to family pension, right to social and economic justice and empowerment, right against bar fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to sleep पे पहले क्वेश्चन आया हुआ है। right to freedom from noise pollution, right to sustainable development and right to opportunity। आगे हम करेंगे राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में स्टेट फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देती है सभी बच्चों को। कौन सी एज ग्रुप में? फ्रॉम एज 6 to 14 years। So Article 21 declares that the state shall provide free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine। तो वो manner state determine करेगी। Thus the provision makes only elementary education a fundamental right, not higher or professional education। तो इसमें elementary education that is from the age of 6 to 14 years को fundamental right बनाया गया है, higher या प्रोफेशनल एजुकेशन को नहीं बनाया गया। ये प्रोविजन ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, और ये आर्टिकल 21A को
लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट भी लागू किया है। कौन सा? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक्ट के द्वारा हर बच्चा के पास अधिकार है कि वो फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज 6 to 14 years ऑफ एज, जो कि सेटिस्फैक्ट्री हो और इक्विटेबल क्वालिटी की हो, इनफॉर्मल स्कूल में अपना अधिकार मांग सके। तो आरटीई एक्ट ने और टूथ दिया है और पावर दी है राइट ऑफ एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, विच सीक्स टू प्रोवाइड फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप फ्रॉम द एज ग्रुप 6 to 14 years of age. Right against arrest and detention. Right against arrest and detention. तो ये आर्टिकल 22 है जो प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल्स को जिनको अरेस्ट किया गया है और डिटेन किया गया है। तो दो प्रकार के, पहले तो ये समझिए, दो प्रकार के अरेस्ट और डिटेंशन होते हैं, एक प्यूनिटिव एक प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन होती है कि आपने क्राइम कमिट कर लिया है, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जा रहा है। प्रिवेंटिव, अभी आपने क्राइम कमिट नहीं किया, आपको उसको प्रिवेंट करने के लिए डिटेन किया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये जो आर्टिकल 22 है उसके दो पार्ट, दो भाग में ये समझा जाएगा। जो इसका पहला भाग है वो डील करता है ऑर्डिनरी लॉ से, और जो इसका सेकंड भाग है वो डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से। तो अगर ऑर्डिनरी लॉ को ऑफेंड करने के दौरान अगर अरेस्ट या डिटेंशन किया जाए तो ऑर्डिनरी लॉ के तो ये आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। कौन सी प्रोटेक्शन है, कौन से प्रोविजंस है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो अगर आप ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत आपको अरेस्ट किया गया है और डिटेन किया गया है तो पहला आपको जो राइट दिया गया है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको हक है बताने समझने का कि आपको अरेस्ट किया क्यों है। फिर राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, तो आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर को हायर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और वो लीगल प्रैक्टिशनर आपको डिफेंड कर सकते हैं। ये दूसरा आपको राइट गारंटी किया गया है। फिर राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा। तो मैजिस्ट्रेट अगर आप हाँ करेंगे तो ही उसके बाद आपके कस्टडी में रखा जाएगा। चौथा आपको दिया गया है राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 hours अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट पास लेके जाया ही जाएगा, आपको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता विदाउट ब्रिंगिंग यू टू अ मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट अगर ऑथराइज करें तो ही आपको फर्दर डिटेंशन होगी, नहीं तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ये एक और चीज याद रखनी है कि एनिमी एलियन को ये सेफगार्ड्स नहीं दिए जाएंगे, या तो और जो पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ उसको भी नहीं दिए जाएंगे। ये सिर्फ एक पर्सन और जो पर्सन है जो अरेस्टेड है या डिटेन्ड है अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ, तो सिर्फ उसी को ही ये सेफगार्ड्स दिए जाएंगे। The Supreme Court also ruled that arrest and detention in the first part of Article 22 do not cover arrest under the orders of court, civil arrest। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया कि ये जो प्रोटेक्शन दी जा रही है अगर तो ये ऑर्डर दिया जाएगा अरेस्ट का बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या सिविल अरेस्ट होगा या अरेस्ट होगा अगर आपने कोई इनकम टैक्स नहीं पे करी या किसी बाहर की कंट्री के इंडिविजुअल को, फॉरेनर को वापस डिपोर्ट करने के लिए अगर अरेस्ट किया जाएगा तो ये सेफगार्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। दे अप्लाई ओनली टू एन एक्ट ऑफ अ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर और सम एक्टिविटी प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो है आपको दिया जाएगा किसी क्रिमिनल या कासी, कासी मतलब जैसे, तो क्रिमिनल या कासी क्रिमिनल नेचर का अगर कोई एक्शन आपने किया हो
तो ही आपको ये दी जाएंगी सेफ गार्ड्स, और नहीं दी जाएंगी, और दी जाएगी अगर आपका जो भी है वो पता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के हित के खिलाफ है। जो इस आर्टिकल का दूसरा भाग है वो बात करता है पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंट करने के लिए जो लॉज बने हैं, उसके अंडर अगर आपको अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो ये उस दूसरा भाग उससे रिलेटेड है। और ये जो दूसरा भाग दिया जाता है सिटीजन्स को भी और एलियंस को भी, फॉरेनर्स को भी और सिटीजन्स को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं तो वो सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे। लेकिन ऑर्डिनरी लॉ के अंडर जो सेफ गार्ड्स हैं वो एनिमी एलियन, जो हमारी दुश्मन कंट्री है, अगर हम किसी भी कंट्री के साथ वॉर में हैं तो उसको कंट्री को हम एनिमी कंट्री डिक्लेयर करेंगे, और उस कंट्री के कोई भी जो सिटीजन्स हैं अगर वो हमारे देश में हैं तो वो उनको एनिमी एलियन बोला जाता है। और ये जो दूसरा इसका सेकंड पार्ट है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड है। ये सिटीजन्स को भी दिया जाएगा, एलियंस को भी दिया जाएगा, फॉरेनर्स को भी। क्या क्या प्रोविजंस हैं? द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months। तो 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन नहीं हो सकता अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट करे कॉजेज की, सफिशिएंट कॉज कि ये जो डिटेंशन है वो एक्सटेंड होना चाहिए। जो एडवाइजरी बोर्ड होगा उसमें जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होने चाहिए। तो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता कोई भी डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव लॉ। और अगर डिटेन हो तो एक एडवाइजरी बोर्ड जिसमें कौन होंगे, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, वो डिक्लेयर करेंगे कि हाँ सफिशिएंट कॉजेज हैं, सफिशिएंट कॉज है उसको डिटेनी को एक्सटेंड करने के लिए उनकी डिटेंशन। Then the grounds of detention should be communicated to the detainee. However, the facts considered to be against the public interest need not be disclosed. ग्राउंड बताने हैं जिसको डिटेन किया है, लेकिन ऐसे फैक्ट जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं, उसको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। The detainee should be afforded an opportunity to make representation against the detention order। और जिसको डिटेन किया गया है उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो अपने केस को रिप्रेजेंट कर पाए, अपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। आर्टिकल 22 में एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ऐसे प्रोविजंस पे अक्सर क्वेश्चंस पूछती है। तो आर्टिकल 22 में पार्लियामेंट को पावर फर्दर दी गई है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेंगे कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस, कौन से ऐसे हालात होंगे और कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसमें इंडिविजुअल डिटेन हो सकते हैं 3 मंथ से ज्यादा। So the parliament will decide. The parliament has the power to prescribe the circumstances and the classes of cases in which a person can be detained for more than 3 months अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विदाउट obtaining द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड। आमतौर पे क्या होगा कि एडवाइजरी बोर्ड अगर देगी, सफिशिएंट कॉज देगी कि हाँ ये डेटेन्यू को हम 3 महीने से ज्यादा रखना चाहिए डिटेन करके, तो ये आम नॉर्मल केस में होगा। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट कुछ हालात बता सकती है कि ये सर्कमस्टांसेस हैं, या ऐसे केसेस में बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन के आप डेटेन्यू को डिटेन कर सकते हो 3 मंथ से ज्यादा। फिर मैक्सिमम पार्लियामेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी मैक्सिमम पीरियड फॉर अ विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो मैक्सिमम पीरियड अभी 3 महीने है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। कौन बताएगी? पार्लियामेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है। फिर क्या तीसरा पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी? प्रोसीजर। एडवाइजरी बोर्ड जो है, जो इंक्वायरी करेगी, तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी वो भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव पावर भी डिस्ट्रीब्यूट की है विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉ कौन बना सकता है? क्या पार्लियामेंट बना सकती है? क्या स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है? तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है तो लॉ बनाने का प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, अगर वो डिफेंस से रिलेटेड है,
फॉरेन अफेयर से रिलेटेड है और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से अगर रिलेटेड है तो वहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकती है लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन का, अगर वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे पार्लियामेंट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से तो पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी प्रिवेंटिव लॉ स्टेट भी बना सकती है, पार्लियामेंट भी बना सकती है। और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, सो ऐसी सप्लाईज और सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, इससे रिलेटेड जो कि बिल्कुल नेसेसिटी है कम्युनिटी के लिए, इससे रिलेटेड भी प्रिवेंटिव लॉ जो है वो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास कॉन्करेंट पावर्स हैं। तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है इन टर्म्स ऑफ अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आई होप ये राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 90 टू आर्टिकल 22 क्लियर है। अगले सेगमेंट में हम बाकी के बचे हुए फंडामेंटल राइट्स करेंगे। थैंक यू।